Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And the topic today which we are going to discuss is features of microeconomics. Chapter 1, 12th Commerce obviously. The first feature है study of individual units. Students, it is very simple and we have already studied this in the meaning of microeconomics also, isn't it? So study of individual units. Microeconomics is the study of behavior of small individual economic units. For example, individual firm, individual price, individual household. That means it studies. ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करती है, यू नो. मे बी इट मे स्टडी द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट. एक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, तो एक मोबाइल फोन का प्राइस स्टडी करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का करती है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का करती है. तो इट इज बेसिकली इन स्मॉलर यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स. ओके. देन द सेकेंड फीचर इज प्राइस थ्योरी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर हमने प्राइसिंग थ्योरी भी पढ़ा था. तो सेकेंड फीचर वही है, सिमिलर है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी स्टडी करती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी जरूरत होती है टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. इनको जो खर्चे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड के लिए आपको रेंट पे करना है, लेबर को वेजेस देना है, कैपिटल आपने लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना है, एंटरप्रेन्योर अगर अपना दिमाग लड़ाए तो उसको प्रॉफिट्स की जरूरत है. ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद दे कम टू अ प्राइस, इजंट इट. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इसकी स्टडी करता है ये प्रोड्यूसर को हेल्प करती है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इजंट इट. अगर आई विल टेल यू एन एग्जांपल अबाउट द टी शर्ट्स. ओके, तो टी शर्ट्स और मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको ऑब्वियस है लैंड लगेगा, लेबर, कैपिटल सब लगेगा ना. तो इन सब चीजों को आपको पे भी तो करना पड़ेगा. तो इन सबको पे करने के बाद आप जब एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका जो एक टी शर्ट का प्राइस जो आप अप्लाई करते हो उसको डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही यूजफुल है. इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन also call it as price theory also, because it determines the price of the product. Pricing theory. Then the third one is partial equilibrium. Students, you should understand partial equilibrium. मतलब equilibrium का मतलब होता है, obvious है, and everybody is aware, it's the equal part, a part which is equal, no loss no profit, a point, a break even point बोल सकते हो. तो equilibrium is a balance between two factors. ठीक है. अगर मैं फिर से आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज इफ a notebook, ठीक है, sorry, a notebook, if I say that how much 10 notebooks were demanded and 10 notebooks were supplied, that means demand और supply same है, yes or no. So considering these factors, that means if you want to know the factors for this, why the demand and supply is same, because maybe that much was the demand and that much is the supply. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आते हैं, वो एक है डिमांड और एक है प्राइस. अगर डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस भी उसका ज्यादा होगा, यस और नो. तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट फोकसेस ओनली ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज मे बी इन दिस केस डिमांड एंड प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. तो व्हाट दे डू, दे डोंट अंडरटेक ऑल द फैक्टर्स. वो बाकी फैक्टर्स नहीं लेंगे, जैसे लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, विच आर देयर फॉर योर एजम्पशंस भी आपने पढ़ा होगा डिमांड में. तो वो सारे फैक्टर्स वो कंसिडर नहीं करते, पार्शियली सिर्फ दो फैक्टर्स स्टडी करते, मतलब don't take into consideration all the factors. So just study only two factors. So that means it takes into consideration only the partial equilibrium. ठीक है. तो it studies only the main factors, other things are ignored, you can see.
they are isolated. ओके, दे आर आइसोलेटेड, इट आइसोलेट्स, बाकी सारे फैक्टर्स को वो आइसोलेट करते हैं इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेज एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. अपना खुद का जो इक्वल है, जो फैक्टर्स जिन्होंने इक्वल बनाया है, उसको इंडिपेंडेंटली माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ नेक्स्ट इज fourth feature is based on certain assumptions. First of all, students, you should understand कि microeconomics will begin or is doing its study based on assumptions, fundamental assumptions, other things remaining constant. Okay, जैसे कि they will study one particular seller and then say whatever outcome, जो भी अगर आप बोलते हो, से perfect competition वो एक state है जहां पे all it's a perfect competition, there are many sellers, there are many buyers, तो it's a good one, isn't it? तो it is based on the assumption. अगर वहां पे सारे sellers है और सारे buyers है, सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, then एक पर्सन, एक सेलर को बुलाना और उसको पूछना कि मार्केट कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, और फिर उसके जो व्यू पॉइंट्स है, उसके जो ओपिनियंस है, वो सबको अप्लाई करना, इट इज नॉट अप टू द मार्क ना. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम एज्यूम्स, एजम्पशन ही तो है कि सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट कंपटीशन, लेजी फेरी पॉलिसी है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, प्योर कैपिटलिज्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट है. एक बंदे को आप बुलाते और पूछते हो कि दैट ही हैज गॉट अ जॉब, ही इज हैप्पी, ही गेट्स ऑल द रिसोर्सेज, ही इज गेटिंग सैलरी ऑन टाइम एंड द कंपनी इज डूइंग वंडर्स, कंपनी इज डूइंग गुड फॉर द एम्प्लॉइज. तो मतलब आप एक बंदे को पूछ रहे हो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट एक बंदे से इंफॉर्मेशन, बिकॉज यू आर स्टडिंग इंडिविजुअली ना, इंडिविजुअल यूनिट्स का हो रहा है यहाँ पे, तो आप एक बंदे को पूछ के बाकी सबको अप्लाई करते हो. सो basically microeconomics is based on the certain assumptions. You assume there is a perfect competition, you assume there is full employment, and why these assumptions are taken into consideration to make the analysis simple. ठीक है ना, कि अगर आप assume करते हो कि बाकी सब ठीक ही है, then it makes your analysis very simple, easy and clear. So fourth feature is it is based on certain assumptions. Fifth is slicing method. Microeconomics uses slicing method. Very simple. Slice मतलब क्या है? Slice मतलब you divide the whole economy into small individual units and then study each unit separately or in detail. मतलब अगर आपको find out करना है कि if you want to know about the income of the individual, or about study the individual income out of the national income, then what you will do, you will first take into consideration about one part of it, isn't it? For example, there are several states in the country, obvious है, तो पहले आप एक स्टेट में जाओगे, फिर स्टेट के अंदर डिफरेंट आप स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट चेकआउट करोगे, फिर इन दैट मीन्स फर्स्ट slowly and steadily you will divide the work. If you want to conduct, for example, a survey that how many of them have election card, तो एक बंदा जो जाएगा, there are 5 people, all 5 people will not go to do the entire country's survey, right? तो वो slice करेंगे, divide करेंगे work को, कि एक बंदा जाएगा इस particular एरिया में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वहां पे वो एक few people he will interact, and then the second person will go in the second area. तो ऐसे करके आप स्लाइस करोगे. स्लाइस करना मतलब इट इज नथिंग बट यू आर डिवाइडिंग द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, एंड देन आप क्या करते हो, सबका इंफॉर्मेशन लेकर आते हो, यू सिट एंड देन यू स्टडी द एंटायर स्टफ इन डिटेल. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया कि इफ यू वांट टू स्टडी अ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ द नेशनल इनकम और इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट आउट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, तो आप सेक्शंस में काम करते हो सो दैट कि आपका वर्क डिटेल में हो जाए एंड यू विल कम टू अ प्रॉपर रिजल्ट. ठीक है. सो स्लाइसिंग मेथड इज वन ऑफ द good method you can see, because you are studying in bits and pieces in detail. ठीक है. Then
The next point is use of marginalism principle. Students, concept of marginalism is the key tool of microeconomics. की टूल क्यों है? बिकॉज मार्जिनल मीन्स थोड़ा बहुत जो चेंजेस आप लाते हो इन टोटल. I just read out for you. Changes which you bring in total as an additional unit. Okay, suppose if you have produced a particular product and the consumers are, you have given it to the consumers, लेकिन marginal principle कहता है कि आप आपने ऑलरेडी जो सेल किया है या कर रहे हो उसको आप और एक ऐड करो advantage. It is an additional unit. It can be it can be an addition. For example, if you are selling notebooks, along with notebooks, if you buy 6 notebooks, then you will give them 1 pen. तो ये एक additional unit आप उसको add कर रहे हो. That means you are studying variables कि इससे लोगों का satisfaction और demand कैसे change होता है. You are trying to put an additional unit here, जिसको हम marginal यहाँ पे मार्जिनल प्रिंसिपल बोल रहे हैं. सो दिस मार्जिनल एनालिसिस व्हाट दे डू, इट हेल्प्स देम टू स्टडी द वेरिएबल थ्रू चेंजेस. और ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज दे कैन टेक इकोनॉमिक डिसीजंस बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल. सी whenever if you want that your sales have to increase, तो आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हो. and you see so many advertisements also. If you buy, from consumers point of view, if they buy 4 soaps, 1 soap free में दे देते, तो that means additional you are attaching some unit to it ना. Then producers also, if consumers take in bulk, we are talking about now the wholesalers, those who buy bulk from the producers, तो अगर वो ज्यादा लेते तो उनको कुछ एक मार्जिनल एक एडिशनल कुछ दे देते हैं, तो जिससे क्या होगा, उनका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट्स द थिंग अबाउट इट. सो if your microeconomics helps them, marginal principle जो है बहुत फायदेदार हो सकता है. That's the work microeconomics does for them, so that they come to know what additional unit to give so that the consumers are satisfied. आपको पता चल जाता है कि क्या एक एडिशनल यूनिट अगर हम लोगों को देंगे तो जिससे कंपनीज are also happy, that is producers are also happy and consumers are also happy. ठीक है. Then analysis of market structure. Microeconomics helps to analyze the different market structure. Now again it is based on assumptions, students, because microeconomics खुद बोलता है कि वो जो भी डिसीजन लेता है assumptions के ऊपर ही लेता है, कि आप एक इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़कर बाकी सबको नहीं बोल सकते कि ये ऐसे फंक्शन करता है, which is little bit not acceptable, but yes, but this is how microeconomics works. तो जैसे कि perfect competition where there are many sellers and many buyers, where there is a monopoly, when there is only one seller selling unique product, or monopolistic competition हो या oligopoly. So these are the different competitions which we will be studying in detail. Right now you should understand कि एक बंदे को, एक seller को बुला के आप नहीं बोल सकते कि everything is going on fine and everything is good, isn't it? तो but microeconomics puts an assumption again forward and says that it analyzes the market structure after studying the individual units. ठीक है. Then the 8th point is limited scope. The scope of microeconomics is limited to only individual units. Very true. Because आप क्या करते हो, आप एक individual units को study करते हो फिर and then you apply it to the entire as a whole, isn't it? लेकिन आप इन चीजों को लेकर, microeconomics को लेकर आप nation में जो economic problems है उनको apply नहीं कर सकते. You cannot say, interviewing one person or interviewing one human being who is unemployed. You cannot talk about certain sensitive issues or burning issues of the country. You cannot solve with the help of microeconomics. As a whole, you cannot assume. Assumptions आप इधर नहीं कर सकते. So the scope of microeconomics is limited because they study only the individual units and then try to assume. But नेशन वाइड में जो प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम,
unemployment, population, economic growth. Here you cannot deal with these problems with the help of microeconomics. So students, here in this video, I have just explained you the features of microeconomics, and you should also try to put more examples to it. I have already given you. If you have any questions, you can put it in the comment box, because this is a very interesting topic and this is the base how microeconomics work, and soon we will be studying about macroeconomics also. So if your concepts are clear, kindly like, subscribe and share. Thank you so much, students. Thank you.